सो हमें जो क्वेश्चन 4 है, इसका अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हमारे पास है एनालाइज द अबव सिनेरियो इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ना हम एनालाइज करेंगे तो आपका सबसे पहली चीज जो है वो शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल आपको 2 मिलियन दिया है, मीन कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है। इसका मतलब है कि आपको 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स आपको रिक्वायर्ड होगी। जिसका भी अब बनेगा वो देखते हैं। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। जे अहमद 90,000, मीन ये 2 मिलियन के हिसाब से आपको बता रहे हैं ये। शादाब के 4 लाख, जमान के 3 लाख, एंड रफी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड 190,000, राना फवाद 10,000 एंड डेविड वाइस वाइस जो है आपका 10,000 का। अब इसमें देखिए 2 क्लास ऑफ शेयर हैं, शेयर क्लास ए और क्लास बी। जब हम क्लास ए की बात कर रहे हैं तो इस जगह पर देखें आपके पास जे अहमद, जमान, रफी ग्रुप एंड वाइस जो है डेविड, ये आप लोगों के क्लास ए से रिलेटेड हैं। शादाब एंड राना फवाद आपके क्लास बी से हैं। नाउ ऑन 1 March 2025, जे अहमद एंड शादाब सबमिटेड अ ड्यूली साइंड रिक्विजिशन। हमने पहले बताया कि वो रिक्विजिशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है और 1/10 इनकी आपके शेयर कैपिटल का होना चाहिए। अगर आप देखें शादाब एंड जे अहमद, इनके तो तकरीबन 1.1 मिलियन बन रहे हैं, तो मोर देन 10%, 1/10 है, ठीक है। Requisition at the registered office requesting the convening of an extra ordinary general meeting to amend the article of association। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चीज होती है, लाइक योर कंपनीज इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द कंपनी फेल टू कॉल द मीटिंग बाय 25 में। कंपनी फेल हो गई है, क्या ये राइट रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। कंपनी फेल हो गई है तो इसका मतलब है अगर 1/10 शेयर कैपिटल है तो इनके पास तो राइट होना चाहिए। एज अ रिजल्ट द रिक्विजिशन इज प्रोसीड टू कन्वीन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देमसेल्व्स ऑन 28 मई 2025। मीन 1 मार्च से 25 मई तक ये लोग लेके चले गए। एज अ रिजल्ट the requisition proceed the convening the EGM themselves on 28 May. During the meeting, voting was conducted by a show of hands। अब देखो वोटिंग जो है आप शो ऑफ हैंड्स भी कर सकते हैं, बाय पोल भी कर सकते हैं। When David and J Ahmed demanded a poll, the chairman refused to allow it, providing justification that they can demand poll only in start of meeting। अब इस केस को आप लोगों ने लेकर चलना है, ठीक है। तो हम इसका आंसर किस तरह करेंगे कि सबसे पहले आप लोग इसको लॉ के मुताबिक जो है उसको डिफाइन करें। एग्जामिनर को क्या कहेंगे हम कि भाई लॉ क्या कहता है इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से रिलेटेड। तो हम कहते हैं एज पर लॉ द बोर्ड shall forthwith um, proceed to call an EGM, ठीक है, बोर्ड का है ये करें, ठीक है। एट द रिक्विजिशन बाय द मेंबर्स, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई बाय द मेंबर। इसमें नंबर 1 हमारा ए पॉइंट क्या होना चाहिए, या 1 भी कर सकते हैं आप लोग। ए पॉइंट तो ये है कि इन केस ऑफ, हमने जो पढ़ा था, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल रिप्रेजेंटिंग not less than 1/10 of the total voting power as on the date of deposit the requisition।
ठीक है। उस डेट के ऊपर आप लोग देखेंगे कि उस डेट के ऊपर जो आप लोगों का रिक्विजिशन है उस टाइम पर क्या है। पहला रूल तो ये था, ठीक है। फिर सेकेंड रूल उन्होंने जो बताया था, 21 डेज का, कि अगर वो नहीं करते तो इफ द बोर्ड डज नॉट proceed within 21 days from the date of the requisition, from the date of the requisition being so deposited। वो आपको डेट पता है ना, आपको देखो 1 मार्च है तो 25 मार्च को ये लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। नो डिपॉजिटेड टू कॉज a meeting to be called, द रिक्विजिशनिस्ट वो बाय इटसेल्फ कर सकता है ना, रिक्विजिशनिस्ट, द रिक्विजिशनिस्ट, जो भी आपका वो रिक्विजिशनिस्ट कौन से हैं, ठीक है कि नहीं। क्या हो गया इसको। द रिक्विजिशनिस्ट may themselves, the requisitionists may themselves call the meeting, the requisitionists may themselves call the meeting, but in either case, any meeting so called shall be held within yes, 90 days, within 90 days from the date of the deposits of requisition। ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारे पास रूल था इसका, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो रूल थे। अब हम लोगों को देखना है, क्योंकि कौन लोग कॉल कर रहे हैं, जे अहमद और शादाब अहमद, ठीक है। अब इन रूल्स के मुताबिक हम लोग देखेंगे कि इनकी क्या 10% से ज्यादा है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे को तो नजर आ रहा है कि 10% से इनकी होल्डिंग ज्यादा है। तो सिंस जे जे अहमद है, जे अहमद एंड शादाब collectively have more than 10% of the voting power, ठीक है। मोर देन 10%, आई मीन इन दोनों का तकरीबन अराउंड कोई 50 +55% तकरीबन बन रहा है, ठीक है कि नहीं। इनका क्यों 11 लाख बन रहे हैं, तो +52 मिलियन है, 20 लाख में से 11, तो तकरीबन इसके आपके 55% जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। सो द रिक्विजिशन, क्या ये कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर जो हमारा केस 1 था, जिसे मैंने क्या डिफाइन किया था, ठीक है कि नहीं। द रिक्विजिशन टू कॉल एन एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
जनरल मीटिंग extraordinary general meeting is valid under जो मैंने पहली प्रोविजन दी थी, प्रोविजन कौन सी थी, प्रोविजन ए में कहा था मैंने, ठीक है, अंडर प्रोविजन ए, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। हम कहेंगे कि प्रोविजन ए के मुताबिक तो ये कर सकता है, लेकिन दूसरी प्रोविजन ये थी कि 90 डेज और 21 डेज था, ठीक है। अब इस प्रोविजंस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर देखें, हाउ एवर एज पर प्रोविजन बी, प्रोविजन बी क्या कहता है, ठीक है, एज पर प्रोविजन बी, मैं प्रोविजन बी को भी सामने रखता हूं, ठीक है। इफ द डायरेक्टर्स फेल टू कॉल द मीटिंग, the the requisitionist, द रिक्वेजिशनिस्ट, जो भी रिक्वेजिशन है, कौन कौन रिक्वेजिशन है, जे अहमद एंड शादाब जो है आपका, मे कन्वीन इट देमसेल्व्स, खुद से कर सकते हैं विद इन कितने 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। अब 90 डेज अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन बन जाता है कब बन जाएगा तकरीबन, 90 डेज कब बन जाएगा इसका, 25 मई है ना उसका, तो ये बन जाएगा 1 मार्च अप्रैल मई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका शुरू कब से करना चाहिए था, यानी आप लोगों को, अगर हम 1 मार्च की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो ये कि उन लोगों ने अपने हिसाब से किया हुआ है, इस जगह पर वो जो मीटिंग कॉल कर रहे हैं 1 मार्च को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो मीटिंग की डेट आप लोगों को नजर आनी चाहिए थी, मीन उसको हम लोग अगर देखें 30 डेज उसमें, ये 1 मार्च पर लेके जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, जबकि आप लोगों को जो मीटिंग कॉल करनी थी वो 90 डेज के अंदर कॉल करनी थी, ठीक है। अब हम उस 90 डेज को देखेंगे तो यहाँ पर जो मीटिंग है वो कब हेल्ड हो रही है, May 28 को, ठीक है। मीटिंग कब हेल्ड हो रही है, May 28 को, 28 को उन्होंने खुद ही से कर ली है मीटिंग 28 को, और उसमें मीटिंग कर रही है, तो यहाँ पे हमारे 90 डेज का टर्म्स जो है वो जो है मिल रहा है, क्योंकि अब अगर देखें तो 1 अप्रैल हो जानी चाहिए थी, ठीक है कि नहीं, आपकी 1 अप्रैल आप लोगों की हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो आपको वो बन रही है, लाइक हम लोग कह सकते हैं कि भाई 1 अप्रैल 2026, बट ये लोग लेके जा रहे हैं 28 मई तक, ठीक है कि नहीं। सो इसके इसके अंदर इसका मतलब बियॉन्ड 90 डेज आपका है, सो एज द मीटिंग हेल्ड ऑन 28 में 2026, या जो भी डेट थी मुझे नहीं पता, मैंने वैसे 2026 लिख दी है, ठीक है कि नहीं, ये 2025 है ये, ठीक है। आप इस जगह पर भी 2025 कर दे, मैं साल चल रहा है 26 का, तो मैं इसी वजह से 2026 ही लिख रहा हूँ, सो May 2025, ठीक है। सो विच इज बियॉन्ड, विच इज क्या है, बियॉन्ड द 90 डेज, 90 डेज लिमिट, it is considered invalid and non-compliant with law, ठीक है। तो हम ये देख रहे होते हैं बियॉन्ड है 90 डेज से, तो इस वजह से आप लोग देखेंगे कि लॉ क्या कहता है उसके मुताबिक, अदरवाइज उसकी जो है रिक्वेजिशंस फाइल करें और दोबारा उससे रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना। दूसरा उसने ये कहा है कि भाई डिमांड फॉर पोल का जो है आप लोगों का आ रहा है। अब जब डिमांड फॉर पोल की हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके लिए क्या चीजें, लॉ क्या कहता है, ठीक है कि नहीं, हम लोग कहते हैं कि भाई जो लॉ है जनरली वो कहता है कि बिफोर
और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग। ठीक है, तो वो शो ऑफ हैंड्स कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसकी कंप्लीट डिटेलिंग करते हैं, हमें पता है कि भाई उसके तो जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, 1/10 ऑफ द वोटिंग टोटल वोटिंग पावर है। तो लॉ क्या कहता है डिमांड फॉर पोल के लिए? एज पर लॉ, लॉ क्या कह रहा है आप लोगों को? ठीक है, वो क्या कह रहा है? बिफोर, पहली चीज, और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट of the voting on resolution of any resolution, जब भी मतलब वो पहले रेजोल्यूशंस आ रही हैं उसके मुताबिक कि डिक्लेयर कब हो रही है रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑन ए शो ऑफ हैंड्स अ पोल। उसके लिए आप लोग देखेंगे कि पोल के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन, हम लोग बात करते हैं। नंबर वन, हम कहते हैं कि भाई मे बी ऑर्डर्ड to be taken by the chairman of the meeting, yes, of his own motion। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को तो अपने मोशन से करेगा, हिज ओन मोशन। एंड सेकंड आपके लिए क्या था कि शल बी ऑर्डर्ड, दूसरा हमने जो पढ़ा था, ठीक है, मैं जरा सिंपल वर्डिंग में लिख रहा हूं, शल बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय हिम ऑन ए डिमांड मेड। किसने की थी डिमांड मेड? in behalf, demand made on behalf by the member of present, या by the members present, उनकी मेंबर्स जो प्रेजेंट हुए होते हैं इन पर्सन। और हमने लफ्ज यूज किया था दूसरा, और थ्रू वीडियो लिंक, उनकी डिमांड के ऊपर वीडियो लिंक, और बाय प्रॉक्सी, हमने बाय प्रॉक्सी भी, जो किसी के अल्टरनेट आया होता है उसके मुताबिक भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर अलाउड हो तो, प्रॉक्सीज के लिए रूल है अगर अलाउड हो तो। ठीक है, एंड हैविंग नॉट लेस देन, कितना? अगेन 1/10, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक हो गया। अब ये देखिए रूल हमने डिमांड फॉर पोल का बना दिया। अब इसमें क्या करना है? ठीक है, अगर आप लोग देखें डेविड का और जे जे अहमद, क्योंकि ये दो लोग थे, ठीक है, डेविड और जे जे अहमद का, अगर हम इसकी वोटिंग देखें, ये देखें डेविड का 10,000 है और जे जे अहमद के 90,000 आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो जे जे अहमद और दोनों, अब एक एक जो है आपका डेविड जो है वो 10,000 शेयर्स रख रहा है, वो 90,000, मतलब 1 लाख शेयर टोटल जो है आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स आपके टोटल बन रहे हैं। तो क्या ये 1 लाख जो शेयर्स हैं वो कितने परसेंट बन जाते हैं? ये तकरीबन अराउंड तकरीबन 5 या 6% बन रहे होते हैं टोटल वोटिंग के, अगर हम लोग देखें। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से लेके चलेंगे कि भाई इन दोनों के शेयर्स कितने बन रहे हैं। अब आप अगर देखें, हमने कहा 1/10 होने चाहिए, जबकि इनके शेयर्स जो हैं वो तो कम बन रहे हैं। ठीक है, सो हम इसके मुताबिक ही लेके जाएंगे। ठीक है कि नहीं, कि भाई जो भी आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं एनी टाइम मेंबर्स विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो एज डेविड एंड जे अहमद, जे अहमद के दो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं होल्ड अराउंड, हम ये कह सकते हैं 6%। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, 6% वोटिंग पावर, आप एग्जाम में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 6% ऑफ वोटिंग पावर दे कैन नॉट डिमांड, दे कैन नॉट डिमांड, सिंपल सिंपल रूल हम बताएंगे, डिमांड अ पोल। ठीक है, दे कैन नॉट डिमांड अ पोल। ठीक है, हमें क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये कर सकते हैं, डिमांड फॉर पोल नहीं कर सकते क्योंकि लॉ कह रहा है। हाउ एवर
हम ये कह सकते हैं कि लॉ ने ये भी जरूर बताया हुआ है कि द जुरिस्डिक्शन, किसकी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे थे, चेयरमैन की, ठीक है, द जुरिस्डिक्शन गिवन बाय द चेयरमैन, that a poll can only be demanded at the start of the meeting, एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, उसने जो एक डिमांड की, ठीक है भाई, एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, ये भी जो है इज ऑल्सो इनवैलिड, ये भी इनवैलिड है, जहां पर वो 1/10 उनके पास नहीं है, लेकिन ये जो डिमांड कर रहा है चेयरमैन, ये भी इनवैलिड है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है तो हम कहते हैं कि एज अ पोल, जो भी आपका है कैन बी डिमांडेड एट एनी टाइम, क्योंकि हमने रूल ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, बिफोर द declaration of the voting result. Oops. Before the declaration of the voting result. There we go. ये आपका आंसर है टोटल, ठीक है, कुछ चीजें वैलिड, कुछ चीजें वैलिड, आपको रूल का पता था, रूल के मुताबिक जो है आप लोग चले गए और आपका ये आंसर बन गया। आई थिंक हार्डली जो है अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो ये, अगर 5 मार्क का आपका क्वेश्चन आ जाता है तो रफली आप लोग ये विद इन 5 मिनट्स ही आप लोग, अगर आपको रूल का पता हो, लाजमी नहीं है कि यही सारा लिख सकते हैं, आप अपने उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ आप लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से आपने आंसर करना है। क्लियर हो गया यहां तक आपको? कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। ओके, समझ आई इसकी? यस सर। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसका जो हमारा आंसर है, ठीक है, आंसर 5 देखते हैं इसका क्वेश्चन का। अब ये भी तकरीबन आप लोग कह लेंगे 5 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। अब हमें भी वो बता रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, एनालाइज द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड एंड प्रपोजल ऑफ शेयर होल्डर टू इंक्रीज द डिविडेंड, ठीक है कि नहीं, आप लोगों ने डिविडेंड को जो है वो कैसे आपने इंक्रीज करना है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको जरा देख लिए क्या, उसमें माफ कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर अब हम, जहन में हमारे आ गया कि भाई रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड एंड प्रपोजल ऑफ शेयर होल्डर्स के, भाई इंक्रीज करें डिविडेंड को, अब उसके लिए आप लोगों ने किन किन चीजों को देखना होता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती है ना जिसे हम लोग कहते हैं अनरियलाइज गेन्स एंड कैपिटल गेन्स, जो है जो भी कंपनीज के ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज में वो नहीं होते तो वो नॉट एलिजिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, पहली चीज तो हमने ये चीजों को देखना होगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद जो है ना कि भाई वो डिविडेंड जितना भी वो डिक्लेयर कर रहा है, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वो कितना, क्या वो एक्सीड कर रहा है अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से या अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से डिक्रीज कर रहा है, तो हम वो देखेंगे उसके मुताबिक कि क्या फॉलो अप होता है या नहीं। सो अयान इंजीनियरिंग लिमिटेड, a listed company, is exclusively engaged in the manufacturing of heavy engineering machinery. During the financial year ended 30th June 2025, keep the date 30th June, इसका मतलब है इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब स्टार्ट हो रहा है, इसका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। AEL मीन आयान इंजीनियरिंग लिमिटेड, टोटल रिटेन अर्निंग 1080 million, ठीक है। तो जहन में अपने कैलकुलेशन करते जाइएगा कि टोटल रिटेन अर्निंग आप लोगों की कितनी है, 1080, ठीक है। टोटल अमाउंट includes a gain of rupees 210 million arising from the sales of an old warehouse building, ठीक है। अब ये तो आपका नॉन ऑपरेटिंग में आ जाता है ना जो कैपिटल गेन है, तो क्या ये आप रिटेन अर्निंग में शामिल करेंगे ना, स्टैंडर्ड भी यही कहता है, IAS 40 इसके बारे में क्लियरली आप लोगों जो है क्लियर कर रहा होता है।
तो हम लोग ये देखेंगे कि जो कैपिटल गेन हुआ है 210 जो है वो भी इन लोगों ने जो है इंक्लूड किया हुआ है 1080 में। तो कैसे, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो मैं माइनस करूंगा पहले आपको, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो रियलाइज्ड गेन है आप लोग उसकी बात करें, अनरियलाइज्ड की तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। अब ये जो है बेसिकली कैपिटल गेन है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये ओल्ड वेयर हाउस जो है वो बेच रहे हैं। इस तरह तो सारे एसेट बना बना के अपनी रिटेन अर्निंग को जो है वो ज्यादा करते जाएंगे, ठीक है। सो which had originally been acquired for own use and not for resale। इसका मतलब है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के ऊपर तो आपको स्टैंडर्ड पता ही होगा। द सेल रिजल्टेड इन अ कैपिटल गेन ऑफ ₹260 million, ठीक है। वो 260, लेकिन हम लोगों ने जो देखना वो 210 मिलियंस को ही फॉर द टाइम बिंग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको डिसीव करने के लिए बताया जा रहा है। हाउएवर ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर द कंपनी आल्सो इनकर्ड अ कैपिटल लॉस ऑफ 50 मिलियन, ठीक है। जाहिर सी बात है कैपिटल लॉस आपका 50 मिलियन उसके साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है 260 माइनस 50 तो 210 एक्चुअल। मेन हम लोग कहते हैं ना कि भाई आपका रियलाइज्ड गेन कितना हुआ, रियलाइज्ड लॉस कितना हुआ, तो 260 से 50 निकालें तो वो 210 मिलियन ही आ गया। अब ये 210 आपको एक्चुअल फिगर दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ नीचे लेके आया है ताकि बच्चे इसको भी माइनस करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको डिसीव करने के लिए उसने बताया, ठीक है। सो 50 मिलियन ऑन द डिस्पोजल ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट्स, तो हम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर टोटल गेन हुआ या लॉस हुआ वो उसको हम देख रहे हैं। तो वो 210 आप लोगों को बताया हुआ है, जो नॉन ऑपरेटिंग हम जिसको जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिसको कैपिटल गेन नॉन ऑपरेटिंग में हम लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। नाउ disposal of another fixed assets, in addition an unrealized gain of ₹90 million। अब ये unrealized gain IS 40, इसके बारे में बड़ा क्लियर है, ठीक है। ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेजर अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IS 40 was credited to the profit and loss account। वाई, ठीक है, इसको माइनस करें, आप लोग बताएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसको आप माइनस करें, बताएं इस चीज को कि किस तरीके से होगा, ठीक है। नाउ however the general meeting the shareholder proposed to increase the dividend of 900 million, citing the strong financial performance of the company। वो बोल रहे हैं कि जी हमें तो 1080 का रिटेन अर्निंग हो गया। अब क्लेम कितना कर रहे हैं, 900 मिलियन को, ठीक है। क्लेम कितना कर रहे हैं, 900 मिलियन को। मैं सिर्फ एक चीज पहले थोड़ी सी अपने, जब ये क्वेश्चन मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं उसी के मुताबिक जो है अपने पेपर पर ही साइड पर इन्हीं फिगर्स को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये आपकी वर्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर लें, वो जो आपको टाइम होता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग कहते हैं कि देखें, अगर आपकी टोटल रिटेन अर्निंग आपको बता रहे हैं, टोटल रिटेन अर्निंग, ठीक है, टोटल रिटेन अर्निंग्स कितना बता रहे हैं आपको, आपको वो तकरीबन बता रहे हैं 1080, ठीक है। या इसको इस तरीके से कर लें आप लोग, ठीक है। हमने डिविडेंड की वो कैलकुलेशन की थी, हम लोग कहते हैं कि भाई टोटल रिटेन अर्निंग से, टोटल रिटेन अर्निंग आपकी है, ठीक है, इज इक्वल टू 1080, ठीक है। इससे हमने क्या माइनस कर देना, पहली चीज जो माइनस कर रहा हूं मैं, वो जो उन्होंने कैपिटल गेन जो लेके किया हुआ था वो उसका एक्चुअल फिगर कितना आ रहा था, 210 मिलियन, ठीक है, लेस जो आपका कैपिटल गेन था, क्योंकि वो तो नॉन जो है आप लोगों का नॉन ऑपरेटिंग में आ जाता है, तो वो 210 पहले माइनस करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का अनरियलाइज गेन था, जो कि 90, ठीक है, 90 मिलियन, तो उसको माइनस करें। अब ये देखें आपके पास जो है वो क्या फिगर बन जाता है आप लोगों के पास, मीन 1080 से 300 निकालें तो आप लोगों के पास फिगर बन जाता है 780, ठीक है। क्लेम कितना कर रहे हैं वो कि इंक्रीज करें, प्रपोज करें 900 मिलियन, ठीक है। ये तो वही बात हुई ना, ठीक है कि नहीं, कि दाढ़ी से बड़ी मूछें रख ली हैं आप लोगों ने, ठीक है। सो 780 का टोटल आपकी रिटेन अर्निंग है, हाँ।
780 का टोटल आपका रिटेन अर्निंग है, और आप लोग जो है क्लेम कर रहे हैं कि 900। ठीक है, तो इन ऐसे ऐसे लोगों को हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? अगर हम फाइनेंशियल टर्म में जाएंगे, हम कहेंगे दे आर द पिग बॉसेस। गाली दे रहे हैं बेसिकली। पिग बॉसेस इनको कहा जाता है, कि इनको पता ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं इस जगह पे। सो हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं, और हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है कि नहीं, इन्हीं चीजों को देखेंगे। अनरियलाइज्ड गेन्स और कैपिटल गेन्स जो है, हम कहेंगे कि भाई अनरियलाइज्ड गेन्स एंड कैपिटल गेन्स not arising from the company's um, ordinary business activities. Ordinary business activities are not eligible, are not eligible for distribution as dividend. ठीक है, नॉट एलिजिबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड। ठीक है, तो अब देखिए इसी को हम 90 और 2 मिलियन जो है, इन चीजों को देखें। दी रुपीज 90 million unrealized gains recognized is not distributable, is not distributable। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, एज इट डजेंट रिप्रेजेंट, as it does not represent a realized or कैश प्रॉफिट। ठीक है, ये तो कोई ऐसा नहीं बन रहा इस जगह पे। ठीक है, फर्दर द नेट कैपिटल गेन्स कितना बन रहा था? ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, on disposal of capital assets calculated rupees 260 million gain less rupees 50 million losses, 50 million losses amount to rupees, जो ऊपर मैंने लिखा है अमाउंट टू रुपीज 210 million। ठीक है, 210 million। although this gain is realized, it is कौन सी? कैपिटल इन नेचर, it is capital in nature and arises from the disposal of assets held for own use, assets held from use। ठीक है, rather than from the company's normal manufacturing। ठीक है, अगर नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग से हुआ था तो हम जरूर उसको लेके आते। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर क्या करना है हमने, जो बोर्ड ने, द बोर्ड प्रपोज्ड रुपीज कितना, 900 million। हाँ, 900 million जो है एज डिविडेंड, एज डिविडेंड, विच इज एक्सीड द अवेलेबल, ऊपर मैंने which is exceed the available distributable profit
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया था? 780। इसी तरह 780 मिलियन। ठीक है, वो इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है कि नहीं? 780 मिलियन रिजल्टिंग इन नॉन कंप्लाइंस। नॉन कंप्लायंस है ये तो सिंपल भाई, आपकी है ही नहीं इस जगह पे। 900 कैसे दे सकते हैं आप लोग, ठीक है कि नहीं? ये नॉन कंप्लायंस में आ जाता है, ठीक है। फर्दर मोर आप इसको आप ले सकते हैं कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है कि नहीं, शेयर होल्डर्स आर लीगली इम्पार्ट ओनली टू रिड्यूस the dividend recommended by the board and cannot increase it. And cannot increase it. Therefore, क्या होगा? The proposal का क्या करेंगे? The proposal to enhance the dividend uh, dividend to rupees कितना था? 900 million. 900 million is invalid. देयर वी गो द आंसर, सिंपल। ठीक है, अब ये देखो, ये कैलकुलेशन आप अपने अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? आप ये इसको कैलकुलेशन को अपने उससे भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? कि भाई टोटल रिटेन अर्निंग, फिर उसके बाद नीचे लिखें लेस अनरियलाइज गेन IS 40, आप लोग लिख लें 90, फिर आप लोग लिखें कैपिटल गेन्स नॉन ऑपरेटिंग 210, तो आपके पास जो फिगर आ रहा है 780। तो इसी से ही आपको पता लग रहा है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। इसी से ही आपको पता लग जाता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया यहां तक? समझ आई इस क्वेश्चन की आपको? यस सर। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था।